कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 अर्थशास्त्र के संपूर्ण किताब से 6 नंबर वाले 12 महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो 6 नंबर वाला क्वेश्चन आता है वो हमारे बोर्ड एग्जाम में 6 क्वेश्चन पूछता है, तो जहां से आपके 36 नंबर मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम 36 नंबर कंफर्म करने वाले हैं। मैं आपको 12 क्वेश्चन बताऊंगा जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर का अर्थ लिखिए और इसके प्रमुख लाभों पर प्रकाश डालिए। तो देखिए प्रत्यक्ष कर क्या होता है, इसका उत्तर देखिए। देखिए क्या होता है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर कराधान का एक प्रगतिशील रूप है जो व्यक्तियों के बीच समानता को बढ़ावा देता है। जो प्रत्यक्ष कर होता है कराधान का एक प्रगतिशील रूप है जो क्या करता है, व्यक्तियों के बीच समानता को बढ़ावा देता है। यानी ये सरकार जो है सभी लोगों से टैक्स लेता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, जो जितना बड़ा आदमी है उससे उतना कर टैक्स, जैसे कि जिसका जितना पैसा उसको उतना अधिक टैक्स देना पड़ता है। तो ये क्या करता है, व्यक्तियों के बीच समानता को बढ़ाता है। अब देखिए इसके प्रमुख लाभ, प्रत्यक्ष कर के प्रमुख लाभ देखिए क्या है। प्रमुख लाभ नंबर 1, अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्ति कम आय अर्जित करने वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक कर का भुगतान करता है। यानी कि जो व्यक्ति अधिक कमाता है वो अधिक कर भुगतान करता है, और जो व्यक्ति कम कमाता है वो कम कर भुगतान करता है। दूसरा है प्रत्यक्ष कर सरदार के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। सरकार इस कर का उपयोग देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए करती है। जो प्रत्यक्ष कर होता है सरकार के लिए क्या होता है, सरकार का एक महत्वपूर्ण आय होता है, मतलब कमाई होती है, जिससे क्या होता है सरकार इसे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास करता है। ये जगह पहला क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि मांग के प्रमुख निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर, मांग के प्रमुख निर्धारक तत्व हैं वस्तु की कीमत, उपभोक्ताओं की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमतें जो स्थापन क्या होती हैं, स्थापन और पूरक होती हैं, उपभोक्ता की पसंद और प्राथमिकताएं तथा भविष्य की कीमतों के बारे में अपेक्षाएं। ये सभी कारक किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं, जिससे मांग में कमी या वृद्धि होती है। देखिए उपभोक्ता की आय, अगर उपभोक्ता की आय अधिक है तो महंगी चीजें पसंद करेगा। वस्तु की कीमत, बहुत लोग होते हैं महंगी वस्तु खरीदते हैं, बहुत लोग होते हैं सस्ती वस्तु लेते हैं। और देखिए संबंधित वस्तु की कीमत, यानी जो जिस प्रकार से कमाएगा उसी प्रकार से महंगा और सस्ती चीजों का उपयोग करेगा। उपभोक्ता की पसंद, बहुत लोगों को महंगी चीजें पसंद होती हैं, बहुत लोगों को सस्ती चीजें पसंद होती हैं। तो इसी प्रकार से मांग का जो मांग होता है इस प्रकार से निर्धारित होता है। ये हम मांग के प्रमुख तत्व। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में क्या अंतर है समझाइए। तो इसका उत्तर देखिए, भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन के बीच मुख्य अंतर है कि मुख्य अंतर यह है कि व्यापार संतुलन केवल एक देश के वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात का रिकॉर्ड होता है। देखिए जो व्यापार संतुलन होता है यह केवल एक ही देश के क्या होता है, एक ही देश के वस्तुओं या सेवाओं के निर्यात नहीं बेचा गया और आयात नहीं खरीदा गया रिकॉर्ड होता है। जबकि जो संतुलन भुगतान होता है, यहाँ पे देखिए जो संतुलन भुगतान होता है, भुगतान संतुलन किसे कहते हैं, वह क्या होता है, वह एक व्यापक लेखा जोखा एक बड़ा लेखा जोखा होता है जो एक देश और बाकी दुनिया के सभी एक देश और बाकी दुनिया के बीच, जैसे कि एक देश है और जो दुनिया में जितने देश हैं, मतलब कहीं दुनिया में कोई व्यापार कर रहा है तो उसका लेखा जोखा होता है, सभी आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड होता है। और जो व्यापार संतुलन देश के अंदर का लेखा जोखा होता है, जिसमें व्यापार के साथ साथ पूंजी हस्तांतरण, निवेश और अन्य वित्तीय लेन देन भी शामिल हैं। संक्षेप में व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का ही क्या है, एक हिस्सा है। तो इतना समझ में आपको आ गया होगा कि देखिए संतुलन भुगतान और फिर व्यापार संतुलन क्या है। व्यापार संतुलन क्या होता है, जो देश के अंदर निर्यात और आयात किया जाता है, देश के अंदर ही उसका लेखा जोखा होता है एक देश के अंदर। लेकिन जो भुगतान संतुलन होता है ये देश के बाहरी दुनिया के देशों से, जैसे कि देश है, अब भारत देश है, ये विदेशों से जो व्यापार करता है उसका लेखा जोखा होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण दीजिए और चित्र की सहायता से इसे समझाइए। तो देखिए उपभोक्ता प्रवृत्ति क्या है। देखिए उपभोक्ता प्रवृत्ति से तात्पर्य यह है कि लोग अपनी आय का कितना हिस्सा उपभोग यानी कि उपभोग पर खर्च करते हैं, यानी लोग जितना कमाते हैं उसका कितना हिस्सा अपने ऊपर खर्च करते हैं, उपभोग पर, खाने वाली चीज़ों पर, या फिर जैसे कि लोग, बहुत लोग जितना कमाते हैं पूरा तो खर्च नहीं करते, कुछ बचा के रखते हैं। तो उपभोक्ता प्रवृत्ति से तात्पर्य है कि लोग अपनी आय का कितना हिस्सा जो है खर्च करते हैं अपनी उपभोग पर, वस्तु और सेवाओं पर, जबकि शेष को बचाते हैं। इस दो मुख्य तरीकों से मापा जाता है औसत उपभोग प्रवृत्ति, जो कुल आय का उपभोग खर्च किया गया अनुपात होता है, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमसीपी जो होता है अतिरिक्त आय का उपभोग पर खर्च किया गया अनुपात होता है। ये होता है उपभोक्ता प्रवृत्ति। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण जो प्रतिस्पर्धा है एक ही बात है। देखिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषता आमतौर पर विशेष आमतौर पर कई क्रेताओं और विक्रेताओं की उपस्थिति होती है। जो पूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतिस्पर्धा होता है, किसी विशेषता जो होता है आमतौर पर कई क्रेता यानी खरीदने वाले और विक्रेताओं की उपस्थिति यानी बेचने वाले की उपस्थिति होती है, जिनमें से प्रत्येक बाजार के आकार के अनुपात में छोटा होता है। कोई भी कंपनी बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि किसी का भी बाजार में कोई उल्लेखनीय हिस्सा नहीं होता, बल्कि प्रत्येक कंपनी बाजार मूल्य निर्धारण को अपनाती है। जो बाजार में जो मूल्य चल रहा है कंपनी उसी मूल्य पर ही अपना सामान बेचती है, कंपनी उसका निर्धारण नहीं करती। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये सभी क्वेश्चन हमारे 6 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अनधिमान वक्र को परिभाषित कीजिए। अनधिमान वक्र मानचित्र से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इसका उत्तर, अनधिमान वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। अनधिमान वक्र क्या होता है? वह होता है जो दो वस्तुओं के उन संयोजनों को दर्शाता है, यानी उन संयोजनों को दर्शाता, दो वस्तु के संयोजन को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिले। अनधिमान वक्र मानचित्र इन अनधिमान वक्रों का एक समूह है जो संतुष्टि के विभिन्न स्तरों को दर्शाता है। उच्चतर अनधिमान वक्र अधिक संतुष्टि को दर्शाता है क्योंकि इसमें वस्तुओं की अधिक मात्रा शामिल होती है। इतना आपको लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर, बस यहाँ से आपको मिल जाएंगे 6 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में विभेद कीजिए, यानी व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताना है। तो देखिए व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, देखिए नंबर 1, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधी अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है उसमें क्या होता है, व्यक्तिगत स्तर पर, यानी लोगों के स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर क्या होता है, आर्थिक संबंधी और आर्थिक समस्या का अध्ययन, इनके बारे में जाना जाता है। जैसे कि देखिए उदाहरण, एक व्यक्तिगत फर्म यानी कोई एक फर्म खोला है, एक व्यक्तिगत परिवार अथवा एक व्यक्तिगत उपभोक्ता। इसके विपरीत देखिए समष्टि जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है इसमें क्या होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक संबंधी अथवा आर्थिक समस्या अथवा आर्थिक मुद्दों का अध्ययन होता है। ये अंतर होता है समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में। दूसरा अंतर देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योग में उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण से संबंधित होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से संबंधित है। तीसरा देखिए अंतर क्या है, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है इसके अध्ययन की यह धारणा है कि समष्टि प्राधान्य जैसे कि कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर स्थिर रहता है। दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र, यहाँ पे देखिए अर्थशास्त्र रहेगा, तो समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है के अध्ययन की यह धारणा है कि व्यष्टि प्राचल, जो यहाँ पे प्राचल यहाँ पर प्राचल, तो यहाँ पे व्यष्टि जो प्राचल होता है जैसे कि आय तथा संपत्ति का वितरण क्या होता है इसमें स्थिर रहता है।
तो इतना आपको लिखना है समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मांग वक्र के दाईं ओर खिसकने एवं बाईं ओर खिसकने के कोई 3 कारण बताइए। तो उत्तर देखिए, मांग वक्र के दाईं ओर खिसकने के 3 कारण। नंबर 1, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होना, और दूसरा है उपभोक्ता की वस्तु के लिए अधिक रुचि एवं प्राथमिकता होना। तीसरा है प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होना। ये है मांग, क्या है, मांग जो है मांग वक्र यहाँ पर रहेगा, मांग वक्र का दाईं ओर खिसकने के कारण। यहाँ पे देखिए जहाँ पे वक्र लिखा है यहाँ पे रहेगा वक्र, वक्र, और यहाँ पे भी रहेगा वक्र। तो देखिए अब देखिए मांग वक्र के बाएं ओर खिसकने के 3 कारण। यहाँ पे क्या रहेगा, वक्र रहेगा। तो देखिए मांग वक्र के बाएं ओर खिसकने के 3 कारण। नंबर 1, उपभोक्ता की आय में कमी। जब आय में कमी आएगी तो वो जो मांग, वस्तुओं में मांग की कमी होगी क्योंकि लोग कम खरीदेंगे। दूसरा है उपभोक्ता, यहाँ पे रहेगा देखिए, उपभोक्ता की वस्तु के प्रति कोई रुचि या प्राथमिकता न रहना, यानी कोई वस्तु को जब उसे जरूरत ही ना तो क्यों क्यों खरीदेगा वो, तो भी कोई नहीं खरीदेगा तो भी क्या होगा, बाएं ओर खिसकेगा। तीसरा है प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी होना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है कि हासमान सीमांत उत्पाद का नियम क्या है। तो उत्तर देखिए, हासमान सीमांत उत्पाद का नियम वह स्थिति है जिसमें कुल उत्पाद उस घटती हुई क्या है, उस समय घटती है, क्या है, जब क्या होता है, जब बढ़ता है। जब देखिए हासमान सीमांत क्या होता है, उत्पाद का यह नियम है कि जिसमें कुल उत्पाद उस समय घटती है जब क्या होता है, जब कीमत क्या होता है, बढ़ता है। जब स्थिर कारक या कारकों की निश्चित इकाई के साथ परिवर्तनशील कारक की अधिक अधिक रूप में क्या होता है, प्रयोग किया जाता है, उसका अधिक प्रयोग किया जाता है। इस स्थिति में परिवर्तनशील कारक का सीमांत उत्पाद कम हो जाता है और घटते कारक के प्रतिफल जो होता है निम्नलिखित कारणों से होते हैं। देखिए घटते कारक का जो होता है प्रतिफल होता है निम्नलिखित कारणों से प्रतिफल इसका होता है। नंबर 1, कारकों का बंधा या स्थिर होना। दूसरा है कारक एक दूसरे के अपूर्व प्रतिस्थापक हैं। तीसरा है विभिन्न कारकों के बीच कम समन्वयता। क्या है, यहाँ पे समन्वयता रहेगा, जहाँ पे ला यहाँ पे ता रहेगा। आगे देखिए, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रकों का वर्णन कीजिए। तो देखिए नंबर 1, इसमें देखिए पहले देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रक निम्नलिखित हैं। देखिए पहला है गृहस्थ परिवार। देखिए गृहस्थ परिवार अथवा व्यक्ति जो फर्मों को उत्पादन के साधन उपलब्ध कराते हैं तथा फर्मों से वस्तु एवं सेवाएं खरीदते हैं। जो गृहस्थ परिवार अथवा व्यक्ति होता है, क्या होता है, ये लोग क्या होते हैं, जो फर्मों और गृहस्थ परिवार अथवा व्यक्ति जो फर्मों से क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं और उसे खरीदते हैं, उत्पादन के लिए सामान उपलब्ध कराते हैं, उसे खरीदते हैं। जैसे कि देखिए कोई मुर्गी फार्म खोला है, वहाँ पे लोगों के द्वारा वहाँ पे सामान जाएगा, लोगों के द्वारा बनाया गया, जो जैसे कि वहाँ पे जो दाना है, दाना लोगों के द्वारा बनाया गया, तो दाना वहाँ से लोग खरीदते हैं, खिलाते हैं, फिर वो लोग उसको खरीदते हैं। दूसरा है पण्य आर्थिक इकाई, यहाँ पे रहेगा पण्य आर्थिक इकाई यहाँ पे रहेगा। तो देखिए जो उत्पादन के साधनों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। तीसरा सरकार राज्य, जो देश में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखता है, कर तथा जुर्माना लगाता है, कानून बनाता है तथा देश के निवासियों के कल्याण के लिए कार्य करता है। आगे देखिए चौथा है बाह्य क्षेत्र। इसका तात्पर्य देखिए, जो बाह्य क्षेत्र इसका तात्पर्य क्या होता है, देश के शेष विश्व के साथ आर्थिक लेन देन से जो बाह्य क्षेत्र होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कारण बताते हुए निम्नलिखित को मध्यवर्ती उत्पाद और अंतिम उत्पाद में वर्गीकृत कीजिए। नंबर 1 है स्कूल द्वारा खरीदा गया फर्नीचर, और दूसरा है स्कूल द्वारा खरीदे गए चाक व डस्टर। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे देखिए, नंबर 1, स्कूल द्वारा खरीदा गया फर्नीचर एक अंतिम उत्पाद है। क्यों? क्योंकि स्कूल फर्नीचर का अंतिम प्रयोग करता होता है।
यानी वो उससे प्रयोग करेगा, फिर वो किसी काम लायक नहीं रहेगा, जब वो खराब हो जाएगा तभी उसको छोड़ेगा। तथा फर्नीचर में और कोई मूल्य वृद्धि नहीं की जानी है, यानी उसको कि नहीं उसे पेंट करके और मूल्य बेचेगा, ऐसा नहीं है, उसे यूज करेगा। इसे निवेश व्यय माना जाएगा, क्योंकि स्कूल द्वारा जो फर्नीचर है का प्रयोग कई वर्षों तक किया जाना है और इसका मूल्य भी ऊंचा होता है। जो फर्नीचर होता है महंगा होता है। दूसरा है स्कूल द्वारा खरीदे गए चाक डस्टर। तो देखिए आज जो होते हैं कि मध्यवर्ती वस्तुओं की खरीद होती है। जो चाक और डस्टर होते हैं मध्यवर्ती वस्तु की खरीद होती है, क्योंकि वर्ष के दौरान इनका उपयोग मूल्य वृद्धि की प्रक्रिया में होता है, नहीं कभी इसका मूल्य बढ़ता है तो कभी घटता है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा के मूल्य का संचय कार्य का महत्व बताएं। तो देखिए मूल्य के संचय का अर्थ है धन का मुद्रा के रूप में संचय नहीं इकट्ठा करना, धन का इकट्ठा करना पैसे के रूप में। जब मुद्रा प्रचलन में नहीं थी तब लोग मूल्यवान वस्तुओं के रूप में संचय करते थे। देखिए जब पैसा नहीं आया था तो लोग सोना चांदी के रूप में धन इकट्ठा करते थे। इस प्रकार संचय में उन्हें संग्रह और परिवहन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो जब पैसा नहीं था लोग सोना चांदी इकट्ठा करके अपना धन इकट्ठा करते थे, तो उन्हें रखने में और ले जाने में कहीं दुविधा होती थी, दिक्कत होती थी, जैसे कि कोई चोरी हो गया, कोई छीन लिया। मुद्रा के विकास से लोगों को अपने धन को बचाने का एक अति सुविधाजनक साधन प्राप्त हो गया, क्योंकि मुद्रा में जो मुद्रा है, मुद्रा में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। देखिए क्या, नंबर 1, मुद्रा के रूप में जो है बदल को जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थाई से आसानी से ले जाया जा सकता है, विशेषकर पत्र मुद्रा को। देखिए जो मुद्रा के रूप में धन को, यहाँ पे धन लिख सकते हैं, धन को क्या होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकता है, विशेषकर पत्र मुद्रा यानी नोटों को। दूसरा है मुद्रा को छोटे छोटे मूल्य के सिक्की तथा नोटों के रूप में बचाकर रखा जा सकता है। ऐसा विखंडन पदार्थों में संभव नहीं था। ऐसा जो विखंडन पदार्थ हैं जैसे कि टूटने वाला पदार्थ, जैसे कि सोना चांदी, अगर कोई और पदार्थ मूल्यवान पत्थर है तो उसमें रखेंगे तो टूट भी सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस पूरे किताब से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यहाँ से आपके 6 क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे, जहाँ से आपको मिलेगा 36 नंबर। तो आज की वीडियो में आपका 36 नंबर कंफर्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।